हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और हम यहां पर मिलकर साथ में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं आखिर किस चैप्टर का डिस्कशन हम कर रहे थे, राइट। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम क्लास 9th स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, राइट। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर हमने बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट सीखे हैं। किसके बारे में? एटम के बारे में, राइट। इस चैप्टर के अंदर हमें ये पता लगा एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है किसी भी मैटर का। क्यों नहीं है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल? बिकॉज एटम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट। किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन से हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स और कितने हैं ये भी हमने जाना। 3 हैं हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, दिखता कैसे है, राइट। जिसके अंदर हमने 1 बाय 1 3 मेन मॉडल्स को डिस्कस किया है। नंबर 1 था हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, नंबर 2 हमने डिस्कस किया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया बोहर्स एटॉमिक मॉडल, राइट। इन सभी मॉडल को स्टडी करने के बाद हमें ये पता चल गया कि हमारा एटम जो है आखिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा वो दिखता है। तो हमने पता लगाया एटम के अंदर सेंटर पे क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इसके अराउंड रिवॉल्व कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, राइट। डिफरेंट डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा एटम, जो कि अभी तक हम बोलते थे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर भी हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स ढूंढ निकाले हैं। ओके, इसके बाद हमने सीखा कि इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा कैसे किया जाता है डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर। उसके लिए किसने रूल्स दिए? बोहर एंड ब्यूरी ने दिए हमें रूल्स, अकॉर्डिंग टू विच हम करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल्स, राइट। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स सीखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नंबर 2 हमने देखा मास नंबर क्या है किसी भी एटम का? मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ protons and neutrons present in the nucleus of the atom। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं उनका सम बताता है मास नंबर। और
उसके बाद हमने देखा आइसोटोप्स किसे कहते हैं और आइसोबार किसे कहते हैं, राइट। तो ये सारा डिस्कशन हम थ्योरी पार्ट में कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चंस को देखना है, जो हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब देखते हैं उसके बाद आगे के हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स। किसकी बात हो रही है? आइसोटोप्स की, ठीक है। कह रहा है जो आपका ब्रोमीन है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स। उन दोनों आइसोटोप्स का आपको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, राइट। और साथ ही में उनकी परसेंटेज भी दी गई है, उनकी अबंडेंस बताने के लिए। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। हमें क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है? ब्रोमीन एटम का एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो सबसे पहले देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप जो है इस टर्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 2 आइसोटोप्स दिए गए हैं, राइट। आइसोटोप क्या है? आइसोटोप होते हैं हमारे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये याद रखना है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखिए, एटम ऑफ सेम एलिमेंट है तो इसका मतलब सिंबल सेम होगा और एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर बदल जाएगा इसका मतलब आपका एटम ही बदल जाएगा, राइट। तो आइसोटोप्स क्या है? वो एटम है सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। क्या सेम है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दिमाग में आते ही क्या याद आना चाहिए? एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और डिफरेंट क्या है, अलग क्या है इनके बीच में? मास नंबर। मास नंबर का क्या मतलब है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, राइट। उनका घर कहाँ है? न्यूक्लियस है। तभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम एक और नाम से बुलाते हैं। क्या है वो नाम? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट। तो आइसोटोप्स हमें समझ में आ गया यहाँ से, आई होप क्लियर आपको हो गया। आइसोटोप्स का मतलब क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर वाले एटम्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है। ओके, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम? ब्रोमीन के लिए वो आएगा इन दोनों आइसोटोप के मासेस का एवरेज निकाल के, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास जो है उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? हम निकालेंगे इसका मास कितना है और इसका मास कितना है, और इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकालेंगे? इसका जो मास है दैट मल्टीप्लाइड बाय इसकी अबंडेंस कितनी है, कितना परसेंट आपको ये मिलता है, उसके बेसिस पे आप इसका मास का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही आप दूसरे का भी कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों के सम से क्या आ जाएगा आपके पास? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन निकल कर आ जाएगा। अब हमें समझ में आ गया है कि आइसोटोप्स का मतलब क्या है, राइट। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ब्रोमीन का। तो ये कैसे निकालेंगे हम? ये सिंपली हम निकाल सकते हैं इसके जो दोनों आइसोटोप्स हैं उनके मासेस का कंट्रीब्यूशन ऐड करने से। ओके, जो एक आइसोटोप है वो मास में कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो डिपेंड करेगा
नंबर 1 उसके मास नंबर के ऊपर, जितना उसका मास नंबर है। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा, उसकी अबंडेंस के ऊपर, कितना परसेंट वो मिलता है हमें, ठीक है। इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि उसका कंट्रीब्यूशन इन द एटॉमिक मास ऑफ एटम कितना होने वाला है। तो यहां से अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास चाहिए ब्रोमीन का, तो हमें दो चीजों की जरूरत है। आप क्या करेंगे, ये निकालना होगा आपको कि मास में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 79 ब्रोमीन 35 आइसोटोप, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और कितना कंट्रीब्यूशन है आपके 81 ब्रोमीन आइसोटोप का। इन दोनों आइसोटोप्स के मास में कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करके अगर आप उसे ऐड करेंगे तो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन आ जाएगा। तो 1 बाय 1 पहले इन दोनों को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे कि हमें मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट का निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम ये, इसके मास नंबर को, मास नंबर ही हमें मास देता है, मल्टीप्लाई कर दो इसकी अबंडेंस से। मास नंबर को उसकी अबंडेंस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये जो आइसोटोप है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन दी मास। तो सबसे पहले देखते हैं अबंडेंस कितनी है, 49.7%। मास नंबर क्या है इसका 79, अबंडेंस कितनी है 49.7%। ओके, तो यहां से हमें मिलेगा इसका कंट्रीब्यूशन, जो कि आ जाएगा आपके पास 0.26 U। ठीक है, अब ये तो बात हुई 79 ब्रोमीन आइसोटोप की। अब क्या निकालेंगे, सेकेंड। वन आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन, अबंडेंस कितनी है 50.3%। मास कितना है इसका 81 मल्टीप्लाइड बाय 50.3%। यहां से आपको मिल जाएगा कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे 40.64 U आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों आइसोटोप का हमने कैलकुलेट कर लिया कि दोनों आइसोटोप कितना कितना हमारे मास में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब हम फाइनल एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन बता सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, इन दोनों के मासेस के कंट्रीब्यूशन का सम करना है, राइट। इन दोनों को ऐड करना है 39.26 प्लस 40.64, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 79.9 U। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमें क्या निकालना था, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम, वो कितना आ गया हमारे पास 79.9 U। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16.2 U। जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में उसने हमें ब्रोमीन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने को बोला था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स का एटॉमिक मास हमें गिवन है 16.2 U है। What are the percentage of isotopes 16x8 और 18x in the sample? दो आइसोटोप्स का परसेंटेज हमसे पूछा हुआ है, मतलब कितनी इनकी अबंडेंस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको दिया है वो सब कुछ आप लिखिए। एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है, 16.2 U, राइट। 16.2 U है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपको कौन कौन से आइसोटोप्स दिए हैं, एक्स के 16 एंड 18। ओके, अब हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला लिखिए। इसके लिखने से पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन टोटल हमें पता है दोनों का मिला के, मतलब दोनों आइसोटोप्स का परसेंटेज मिलाकर कितना होगा, 100% होगा, राइट। 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, बिकॉज हम परसेंटेज निकालते ही आउट ऑफ 100 है। तो इसीलिए हम क्या यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, लेट अस एज्यूम, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो परसेंटेज है किसकी, परसेंटेज हमारे 16x आइसोटोप की, वो x% है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो फिर आपकी परसेंटेज 18x आइसोटोप की कितनी हो जाएगी बताइए। टोटल 100 है, उसमें से 16x आइसोटोप की परसेंटेज हमने x मान ली, लेट कर ली, एज्यूम कर ली, राइट। तो बची हुई जो परसेंटेज है वो किसकी होगी, 18x आइसोटोप की। तो क्या बोलेंगे, 100 में से -x, मतलब x तो 16 वाले की हो गई, अगर उसमें से 100 में से माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास किसकी परसेंटेज आएगी, 18x आइसोटोप की, राइट। अब हमें क्या पता है कि हम एवरेज मास कैसे निकालते हैं। कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले आइसोटोप का मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज, राइट। तो हम क्या करेंगे, 16x बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज है, x %, 100 माइनस x %, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 16x बाय 100 किसका कंट्रीब्यूशन है, इस आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन है। ओके, अब प्लस किसका कंट्रीब्यूशन जाएगा, इस आइसोटोप का जाएगा। वो कैसे लिखेंगे, 18 जो इसका मास है, राइट। सेकेंड आइसोटोप की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100, राइट, ये हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है, मतलब एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कितनी है, 16.2 U है, राइट। तो वैल्यू को आप कंपेयर कर लीजिए। (16.2) किसके इक्वल हो जाएगा, 16x बाय 100 प्लस 1800 माइनस x डिवाइडेड बाय 100। अब क्या करना है, सिंपली इसे एक्सपैंड कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। 16.2 ऐसी रहेगा, इक्वल टू 16x बाय 100
प्लस, अब ये ब्रैकेट ओपन जब हम करेंगे 100 से 100 कटेगा, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 18 माइनस x बाय 100, 18x, 18x बाय 100। अब इसका पूरा एलसीएम ले लो, 16.2, 16x प्लस 1800 माइनस 18x डिवाइडेड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1620 इज इक्वल टू 1800 माइनस 16x माइनस 18x कितना आ जाएगा 2x। ओके, अब क्या करेंगे, इससे आप उस साइड ले जाइए, 2x इज इक्वल टू 1800 माइनस 1620, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 180। सो x कितना आ गया हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय 2, 90। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 16x वाला जो है कितनी है हमारी, परसेंटेज ऑफ 16x8 जिसे हमने x लेट किया था वो कितनी आई है 90% है, राइट। और परसेंटेज ऑफ 18x8 कितना है 100 माइनस x, राइट, वो ही लिया था हमने। सो 100 माइनस 90, 10%। तो यहां से हमें इसे सॉल्व करके दोनों का परसेंटेज मिल गया है 90%, 10%। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, किस तरीके से हमने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया है वो भी समझ में आ गया हो। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, राइट, और हमें आइसोटोप्स भी बताए गए हैं, पर हमें क्या नहीं दिया गया है, उन आइसोटोप्स की परसेंटेज, कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट में प्रेजेंट है। तो इसीलिए हमने उनकी परसेंटेज को अज्यूम कर लिया, x है एक के लिए तो दूसरे के लिए कितना होगा 100 माइनस x% होगा। वहीं से हमने फिर एवरेज एटॉमिक मास निकाला। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, जो सभी एटम से मास के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसे ऐड करके, राइट। तो दोनों आइसोटोप का मास कंट्रीब्यूशन ऐड होगा। फर्स्ट के लिए कितना होगा, वो होगा मास नंबर कितना है 16 मल्टीप्लाइड बाय x%, क्योंकि उसकी परसेंटेज कितनी है x है, प्लस हम करेंगे 18 जो कि सेकंड का मास नंबर है मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज जो कि 100 माइनस x% था। अब ये हमने सॉल्व कर दिया, यहां से हमारे पास सॉल्व होके आंसर आएगा, प्लस एवरेज एटॉमिक मास हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 16.2, तो हम इसे उसके इक्वल रख देंगे यहां पर। देन हमने इसको सिंपली मैथ्स लगा के सॉल्व करना है। एंड में हमारे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज 90। इसका मतलब जो 16x आइसोटोप है उसकी परसेंटेज है 90%, उसकी आ गई। तो अब नेक्स्ट 18x की कैसे आएगी, 100 माइनस x से, मतलब 100 माइनस 90, 10%, उसकी भी परसेंटेज आ गई। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ z is 3 what would be the valency of the element, also name the element। क्या गिवन है, z गिवन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि z का मतलब क्या होता है, राइट। किसका सिंबल है z, z क्या है भाई, क्या ये कोई एलिमेंट का सिंबल है, किस चीज का सिंबल है ये z, याद है या फिर भूल गए आप इतनी जल्दी, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होनी चाहिए। z
रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, जो कि है 3। अब आपको ये पता चल गया, चलिए, कि Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है। क्या चीज आपको एटॉमिक नंबर से पता चलती है? एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, ओके। और ये एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है अगर आपका एटम न्यूट्रल है तब, ओके। ये इक्वल हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इफ न्यूट्रल एटम। कब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल एटॉमिक नंबर? अगर आपका एटम जो है वो न्यूट्रल एटम है, सिर्फ तभी, ओके। तो इसका मतलब हमें यहां से Z3 से मिल गया है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। कितना है? 3 है, ओके। आप क्या देखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया। वैलेंसी निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, राइट। हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी हम वैलेंसी बता पाएंगे। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए हमें उसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स को बांटना पड़ेगा अलग अलग शेल्स में। तो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ओके। KLMN सो ऑन। K शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट। 2n² से हम निकाल सकते हैं। अब एक ही बचा, वो L में चला जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 है। देखिए, हमें एक रूल पता है कि भाई जिस भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो स्टेबल होता है, राइट। वो स्टेबल एटम बनता है। लेकिन इन केस ऑफ के शेल जो है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 2 इलेक्ट्रॉन की है, इसीलिए ये जो है स्टेबल बन जाती है जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली होते हैं। ये क्या बनाती हैं? अपना ड्यूप्लेट, ओके। तो इस केस में क्या होगा? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस एटम का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। के शेल फुली फिल्ड है तो वो भी स्टेबल एटम बन जाएगा। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। कितनी वैलेंसी है? 1 है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। नेक्स्ट चीज क्या पूछी है? नेम द एलिमेंट, राइट। Z3 है तो कौन सा एलिमेंट है हमारा? लिथियम। इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल को, कि एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन होता है, 2 है हीलियम का, 3 है लिथियम का, 4 एटॉमिक नंबर है बेरिलियम का, राइट। तो इस तरीके से आपको लर्न करने पड़ेंगे। एटलीस्ट आप फर्स्ट 18 या 20 एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो लर्न कर लीजिए, बाकी रहने दीजिए, ओके। अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट 18, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ओनली। तो सिर्फ उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है हमें याद रखने की जरूरत है। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Composition of the nuclei of 2 atomic species X and Y are given under.
दो एटॉमिक स्पीशीज हैं, एक है एक्स और एक है वाई। दोनों के न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन बताई है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोग कितने कितने हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो आपको यहाँ पर गिवन है। गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज। सबसे पहले x और y दोनों का आपको मास नंबर बताना है, उसके बाद ये बताना है कि x और y के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मास नंबर हम कैसे निकालते हैं। मास नंबर, देखो मास वर्ड आ गया, तो एटम का जो मास है वो मोस्टली कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और साथ ही में न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो मैक्सिमम ज्यादातर मास है आपके एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड है कहां पर, आपके न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए हम न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोगों की जो तादाद है, पॉपुलेशन है, कौन रहता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उन्हीं के नंबर को हम कहते हैं एटम का मास नंबर। सो मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो इसका मतलब हम मास नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें पता है कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, और वो आपको ऑलरेडी गिवन दिया गया है, राइट। तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मास नंबर एक्स का कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 6 + 6 कितना आएगा, 12। देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास नंबर y का कितना होगा, 6 + 8 14, राइट। अब हम क्या कहेंगे, मास नंबर हमने कैलकुलेट करके बता दिया, फर्स्ट पार्ट यही था। सेकंड क्या है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है, कौन सा रिश्ता है दोनों के बीच। तो सबसे पहले इनका एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन लिखिए, एक्स नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर और ऊपर मास नंबर। वाई का क्या है, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14। अब जरा देखिए इन दोनों का ही एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर, राइट। एक्स का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड ऑल्सो वाई का एटॉमिक नंबर इज 6, दोनों बराबर हैं। बट ये देखिए एक्स के केस में मास नंबर इज 12 और वाई के केस में इट इज 14, तो बराबर नहीं है, राइट। आप क्या कहेंगे, डिफरेंट मास नंबर। और हम ऑलरेडी देखकर आए हैं इस तरीके के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट आर नोन एज आइसोटोप्स। क्या कहते हैं हम इन्हें, आइसोटोप्स। सो एक्स और वाई क्या हैं, आइसोटोप्स हैं, है ना। आइसोटोप में क्या है, सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। तो ये क्या है, एक्स और वाई दोनों हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 क्या है, J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom
कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। ये तो बिल्कुल ही गलत है। जे थॉमसन ने हमें न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया था, राइट। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने हमें सिर्फ इतना बताया कि एटम कैसा दिखता है, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली, राइट। उन्होंने हमें न्यूक्लियस टर्म ही नहीं दी थी। न्यूक्लियस टर्म हमें किसने दी, रदरफोर्ड ने, राइट। उन्होंने ही हमें बताया था कि सेंटर ऑफ द एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो कहलाता है न्यूक्लियस, राइट। तो थॉमसन ने तो हमें बताया ही नहीं था, तो ये तो ऑलरेडी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है। अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। क्या कह रहा है, हम क्या कहते हैं, हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन है विच इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और एक न्यूट्रॉन है जो कि 0 चार्ज कंटेन करता है, वो न्यूट्रल है, राइट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर बनाया जाता है। तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों मिल जाएंगे 0 चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। पर ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, गलत है। न्यूट्रॉन एक अलग सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन अलग सब एटॉमिक पार्टिकल है और प्रोटॉन अलग सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये तीनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। न्यूट्रॉन एक अलग सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से नहीं बना हुआ है, ओके। तो ये गलत स्टेटमेंट है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 1/2000 टाइम होता है द मास ऑफ प्रोटॉन। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट लगभग 9.11 10⁻⁻31 kg होता है। वही मास ऑफ प्रोटॉन 1.62 10⁻⁻27 kg होता है, ओके। तो जब हम इन दोनों के मास को कंपेयर करते हैं, सो ऑलमोस्ट हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/2000 टाइम्स होता है टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स, ऑलमोस्ट, ओके। An isotope of iodine is used for making tincture iodine, which is used as a medicine. ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी फॉल्स है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। आइसोटोप ऑफ आयोडीन से टिंक्चर आयोडीन बनता है जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखता है, ऐसा कोई आइसोटोप नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, गलत है, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पर जाकर वहां से PDF फॉर्म में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।